नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। 26 जनवरी को बंद रहेंगे रांची में मांस मछली की दुकानें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूचड़खाना, मांस, मछली और मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दिन इन वस्तुओं का क्रय विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रांची नगर निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 26 जनवरी को कोई भी व्यक्ति मांस, मछली या मुर्गा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये निर्णय गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम ने सभी दुकानदारों एवं संबंधित व्यवसायियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और सहयोग करें ताकि गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण और सम्मानजनक ढंग से मनाया जा सके। गुमला के चैनपुर थाना प्रभारी को एसीबी रिश्वत लेते गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर थाना प्रभारी को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को रांची ब्रांच एसीबी की टीम ने थाना प्रभारी शैलेश कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ने गिरफ्तार करने के बाद थाना प्रभारी को अपने साथ रांची लेकर चली गई, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है केस में मदद के नाम पर वादी से थाना प्रभारी ने रिश्वत की मांग की थी। रांची में बिना अनुमति लगे केबल तार हटाए जाएंगे, एजेंसियों को 7 दिन का अल्टीमेटम। रांची नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर बिजली के खंभों पर केबल एजेंसियों द्वारा बिना अनुमति के केबल तार और ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए गए हैं। इन झूलते तारों की वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने सभी केबल ऑपरेटरों और केबल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली के खंभों पर लगाए गए अपने तारों से संबंधित सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति के सभी वैध दस्तावेज 7 दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा करें। नगर निगम ने साफ कहा है कि यदि तय समय के अंदर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो निगम द्वारा बिजली के खंभों पर लगे तार और केबल हटाकर जब्त कर लिए जाएंगे। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित केबल एजेंसी के मालिकों की होगी। नगर निगम ने सभी केबल एजेंसियों से अपील की है कि वे समय रहते नियमों का पालन करें ताकि शहर में यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देवघर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, अंचलाधिकारी कृष्णचंद सिंह मुंडा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लकड़ा और थाना प्रभारी दीपक शाह समेत शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। अंचलाधिकारी ने बैठक में कहा कि पूजा के दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पूजा पंडालों में अश्लील गीतों और नृत्य की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण माहौल में करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और किसी भी तरह का हंगामा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। गुमला में नदी में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान मिर्गी की आशंका। गुमल जिले के सिसई थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत की घटना सामने आई है। हादसा नहाने के दौरान हुआ। मृत युवक का नाम बघनी गांव निवासी महेदो उरांव उर्फ महादेव उरांव है। परिजनों के अनुसार युवक को कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जानकारी के मुताबिक युवक नदी में नहाने गया था, जहां मिर्गी एपिलेप्सी का दौरा पड़ने के दौरान उसकी डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में आयु सीमा पर संशय, अभ्यर्थियों ने छूट देने की मांग की। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 8 मार्च को होने की संभावना है। हालांकि आवेदन को लेकर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसी बीच कुछ अपुष्ट जानकारियां सामने आ रही हैं कि परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। इसे लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाती है तो बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने आवेदन देकर राज्य सरकार से आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में बताया है कि झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक सिर्फ 8 सिविल सेवा परीक्षाएं ही आयोजित हो पाई हैं। इनमें से भी 3 परीक्षाएं मौजूदा महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुई है। इस कारण हजारों युवाओं को पर्याप्त मौके नहीं मिल सके। उनका तर्क है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जहां कई अभ्यर्थी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते। सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्ग से आने वाले योग्य युवाओं
युवाओं को प्रशासन में भागीदारी का मौका देती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकें। बाबूलाल ने दिव्यांग पेंशन पर उठाए सवाल। गोड्डा के अमित को 6 माह से नहीं मिला पेंशन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिव्यांग पेंशन पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि गोड्डा निवासी अमित मंडल दिव्यांग है, चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ है। अपने लिए ट्राईसाइकिल या इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की आस में पिछले 1 महीने के दौरान 3 बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा चुका है। हर बार उन्हें अधिकारी की अनुपस्थिति का बहाना बनाकर वापस लौटा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमित की दिव्यांग पेंशन भी पिछले 6 महीनों से बंद है। परिवार द्वारा कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये स्थिति राज्य सरकार के संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम तो चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जरूरतमंदों को दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद कोई सहायता नहीं मिल पाती। डीसी गोड्डा से इस मामले में संज्ञान लेने को कहा है कि अमित को शीघ्र बैटरी ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, उनकी लंबित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड में 27 तक शीतलहर की संभावना नहीं, धीरे धीरे चढ़ रहा पारा। झारखंड में धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पारा चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी तक शीतलहर की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। बुधवार को सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 22 जनवरी को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस, 23 जनवरी को अधिकतम 26 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, 24 जनवरी को अधिकतम 27 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और 25 जनवरी को अधिकतम 28 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, चना दाल वितरण 26 तक शुरू हो, पीआईएल निष्पादित। झारखंड हाईकोर्ट ने गरीबों के लिए पीडीएस में चना दाल की कमी के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है कि चना दाल का वितरण 26 जनवरी तक शुरू हो जाए। कोर्ट ने समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था, जिसमें बताया गया था कि झारखंड के गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत चना दाल और नमक नहीं मिल रहा है। पिछले साल मई के बाद चना दाल की आपूर्ति रुकी हुई थी। विभाग ने जेम पोर्टल पर 26 सितंबर 2025 को टेंडर जारी किया था। रिवर्स ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर को पूरा होने के बाद आंध्र प्रदेश की MS वीकेयर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को सबसे कम दर पर 12 जनवरी 2026 को सप्लाई ऑर्डर दिया गया, जो नाफिड की दर से सस्ता था। अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार की 13 जनवरी के शपथ पत्र पर संतुष्टि जताते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वितरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो और पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे। राज्य सरकार की अधिवक्ता ने इस पीआईएल को बंद करने का आग्रह कोर्ट से किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आशा जताई कि सरकार भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर बना जी का जंजाल, बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में लगाए गए इन मीटरों से बिजली बिल बढ़ने, अचानक बिजली कटने और रिचार्ज में दिक्कतों की शिकायतें तेज हो गई हैं। उपभोक्ता और विभाग दोनों परेशान हैं। JBVNL ने शिकायतों के निपटारे के लिए थर्ड पार्टी टीम गठित की है, जो घर जाकर मीटर जांचती है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि समस्या बनी हुई है। मंगलवार को रांची के हरमू इलाके में जाकर स्थिति का जायजा लिया। बिल जमा करने पहुंचे 20 उपभोक्ताओं में से 17 ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए और बिल ज्यादा आने की शिकायत की। कई ने कहा कि अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। एक उपभोक्ता मुजाहिदन नगर के MD हसन ने बताया, पहले मीटर से 600 रुपए बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब 1500 से 2000 रुपए आ रहा है। मजबूरी है क्योंकि चार्जेबल बैटरी रिक्शा चलाकर घर चलता है, लाइन कट गई तो क्या खाएंगे, इसलिए बिल भरने पहुंच गया। दूसरे उपभोक्ता संदीप इक्का ने कहा, मैं हर महीने समय पर बिल
देता हूं, फिर भी 2 दिन में 27,000 रुपए का बिल आ गया। अधिकारी सुनते नहीं, मजबूरी में बिल भरने आया हूं। राजधानी रांची में अब तक 3,60,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिनमें से अधिकांश प्रीपेड मोड में हैं। JBVNL का लक्ष्य अगले 3 महीनों में अतिरिक्त 30,000 मीटर लगाना है। राज्य के अन्य शहरों जैसे बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, चतरा आदि में भी चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। कार्यकारी अधीक्षण अभियंता DN साहू ने कहा, शिकायतें महज भ्रम हैं। स्मार्ट मीटर पुराने मीटर से बेहतर है। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो घर जाकर जांचती है, लेकिन अभी तक किसी मीटर में तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। ये मीटर बिजली चोरी रोकने और बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए हैं। उपभोक्ताओं को रिचार्ज और बैलेंस बनाए रखने के लिए जागरूक रहना होगा। विभाग का कहना है कि प्रीपेड सिस्टम से उपभोक्ता खुद खपत नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज। लेकिन हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रांची में 59,000 से ज्यादा मीटर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मुख्यतः अपर्याप्त बैलेंस या बकाया के कारण। हजारीबाग में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी, लगभग 70 एकड़ में लगी फसल नष्ट। चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत सिकदा के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 70 एकड़ क्षेत्र में अफीम की फसल पाई गई। ये क्षेत्र बिहार से सटे फल्गु नदी के किनारे का है। हजारीबाग SP अंजनी अंजन ने बताया कि कार्यवाही के दौरान खेतों से अफीम की खेती में उपयोग किए जा रहे 15 डिलीवरी पाइप प्राप्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है। SP ने कहा कि दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ NDPS एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हजारीबाग पुलिस ने ये कार्यवाही इंटेलिजेंस और टेक्निक के जरिए की है। इन दिनों सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। इस दौरान अवैध रूप से अफीम की खेती की तस्वीर ड्रोन में कैद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ खेत में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के दिनों में लगभग 100 एकड़ जमीन में लगी अफीम पुलिस द्वारा नष्ट की गई है, जो इस ओर इशारा करता है कि हजारीबाग का सुदूरवर्ती ग्रामीण और जंगली क्षेत्र अफीम की खेती के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे झारखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय। जाने JEPC का पूरा प्लान। झारखंड में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और समग्र विकास के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने बालिकाओं की आवासीय शिक्षा को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शामिल किया गया है और इन्हें चरणबद्ध रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में बालिकाओं की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने कस्तूरबा विद्यालयों की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की है। इन विद्यालयों का संपोषण पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूर दराज और वंचित क्षेत्रों की बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण में बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा, संरक्षण और अनुशासित वातावरण को प्राथमिकता दी जा रही है। छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक चेतना को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में हॉस्टल प्रबंधन, अनुशासन, छात्राओं की दिनचर्या और भावनात्मक सहयोग की व्यवस्था को भी लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि बालिकाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। बालिकाओं की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता, बाल अधिकारों की समझ और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सकारात्मक सीखने का माहौल तैयार करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कस्तूरबा विद्यालय केवल आवासीय शिक्षण संस्थान न रहकर बालिकाओं के समग्र विकास के मॉडल केंद्र के रूप में स्थापित हों। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC के स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की निगरानी और गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है।
शैक्षणिक स्तर, अनुशासन और छात्राओं की उपलब्धियों के आधार पर इन विद्यालयों को राज्य के लिए उदाहरण स्वरूप विकसित करने की योजना है। इस संबंध में जेईपीसी के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि राज्य की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित माहौल और उज्जवल भविष्य के बेहतर अवसर मिल सकें। बसंत पंचमी पर बैद्यनाथ मंदिर में बंद रहेंगे वीआईपी दर्शन, दोगुने दाम पर मिलेंगे शीघ्र दर्शनम कूपन। बसंत पंचमी को लेकर बैद्यनाथ मंदिर में होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से जलार्पण कराने के लिए उपायुक्त की तरफ से कई आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बसंत पंचमी के दौरान वीवीआईपी एवं आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जिला प्रशासन की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि बसंत पंचमी के दौरान सिर्फ शीघ्र दर्शनम कूपन की सुविधा चालू रहेगी। हालांकि इस दौरान कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है। जो कूपन आम दिनों में 300 रुपये में मिल रहे थे, वहीं कूपन अब 600 रुपये में लोगों को खरीदने होंगे। बता दें कि बसंत पंचमी के दौरान बैद्यनाथ मंदिर में कई राज्यों से लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गुलाल और घी चढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शादी का तिलोत्सव मनाया जाता है। खासकर मिथिला क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा से लाखों की संख्या में लोग आते हैं ताकि शिवरात्रि के लिए भगवान को निमंत्रण दे सकें। पिछले 3-4 दिनों से बैद्यनाथ मंदिर में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। वहीं मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग के भी इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 23 जनवरी को बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी का आयोजन होगा और फिर फरवरी महीने में शिवरात्रि का आयोजन होना है। देवघर में अलग अलग तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है, जो पूरी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की जाती है। इसलिए अभी से ही जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शहर की विधि व्यवस्था और होने वाली भीड़ को लेकर गंभीर हैं। पुलिस की दबिश के बीच बच्चा चोर गैंग हुआ हाइड, एसआईटी अपने काम पर। अंतिम तस्कर तक को गिरफ्तार करने का है टास्क। अंश और अंशिका के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद रांची पुलिस की जांच और दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा कर दिया जो शहर से मासूम बच्चों को चुरा उनसे कई तरह के अनैतिक काम कराता है। रांची पुलिस इस रैकेट के 16 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और ये सिलसिला फिलहाल थमने नहीं जा रहा है। रांची पुलिस की एसआईटी वर्तमान में भी ऑन वर्क है। रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान से घबराकर बच्चा चोर गिरोह का नेटवर्क फिलहाल भूमिगत हो गया है, लेकिन रांची पुलिस ने इसे अभियान के तहत लिया है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही गिरोह के अन्य सदस्यों की सूचना मिलेगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रांची पुलिस ने जगन्नाथपुर से अगवा अंश और अंशिका की बरामदगी की गुत्थी सुलझाने में अपहरण के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। रांची के सीनियर एसपी ने बताया कि हमारी एसआईटी अभी भी काम पर है। हमारी योजना इस गिरोह के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की है और हम इस पर काम लगे हुए हैं। सबसे पहले ये बता दें कि बच्चा चोरी वाले नेक्सस का रांची पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। अब तक इस नेटवर्क में शामिल 16 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वहीं लगभग 55 बच्चों को रेस्क्यू करने में रांची पुलिस की टीम कामयाब हुई है। अब तक की जांच में रांची पुलिस को ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी सूरज रवानी चोरी हुए बच्चों का बड़ा खरीदार है। वो गुलगुलिया गिरोह से चोरी हुए बच्चों को खरीदता था। इसके बाद उन बच्चों से भीख मंगवाता था, साथ ही उनसे मोबाइल चोरी और घर में चोरी की वारदातों को भी अंजाम दिलाता है। सूरज रवानी बच्चियों को पालता भी है। बच्चियों के थोड़ी बड़ी होने के बाद उन बच्चियों से देह व्यापार कराया जाता है। पुलिस को जांच में ये भी जानकारी मिली है कि झारखंड से चोरी हुए कई बच्चों के अंगों की बिक्री की गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि झारखंड से गायब किए गए बच्चों की बिक्री बंगाल के अलावा बिहार, यूपी में भी की गई है। एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार जल्द ही पुलिस की स्पेशल टीम जांच के लिए बंगाल जाएगी। एसएसपी ने बताया कि अंश और अंशिका की तलाश में सीआईडी के अलावा कई एनजीओ से भी सहयोग लिया गया था। इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीआईडी की टीम हमारी भरपूर मदद कर रही है। रामगढ़ के टेलीकॉम रेलवे स्टोर में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बरकाकाना रेलवे क्षेत्र के कंट्रोल ऑफिस से सटे सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग ऑफिस, टेलीकॉम ऑफिस और स्टोर में चोरी की घटना हुई है। नकाबपोश चोर भारी मात्रा में बैटरी, केबल, चार्जर सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि इस चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद बरकाकाना सेक्शन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बरकाकाना राजकीय रेल थाने में मामला दर्ज कराया है।
राजकीय रेल पुलिस आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार अहले सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच SSE टेल BRKAIC के स्टोर एवं कार्यालय में 5 की संख्या में नकाबपोश चोर घुस आए और लाखों रुपए मूल्य की रेलवे सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। चोर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बाउंड्री से अंदर आते दिख रहे हैं और इसी रास्ते से सारे सामान लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 9 बजे जब कर्मचारी कार्यालय खोलने पहुंचे तो देखा कि ऑफिस का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बाद इसकी सूचना राजकीय रेल पुलिस थाना बरकाकाना एवं संबंधित अधिकारियों को दी गई। इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अभय प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक आंकलन के अनुसार बैटरी, वायर, केबल, चार्जर, CPU सहित 13 कीमती सामानों की चोरी हुई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे आरपीएफ थाना बरकाकाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रेलवे पुलिस ने दावा किया है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद SIR होने की संभावना, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग। झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण फरवरी के दूसरे सप्ताह के बजाय अब तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। SIR शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आएगी और तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा करेगी। यानी प्रारंभिक तैयारी से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता है तो 21 फरवरी से SIR की शुरुआत हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार झारखंड में SIR कराने के स्पष्ट निर्देश पिछले साल 26 जून को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जा चुका है। ऐसे में इससे जुड़ी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। अभी पैरिटल मैपिंग का कार्य पूरा किया जा रहा है। फरवरी में SIR शुरू होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा। हम लोग प्रारंभिक तैयारी पूरी करने में लगे हुए हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। जाहिर तौर पर इसकी औपचारिक ऐलान होने के बाद SIR में देरी होगी। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव के बाद SIR शुरू होने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारी इसमें व्यस्त हो जाएंगे, जिससे SIR कार्य प्रभावित होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र को नगर निकाय चुनाव के कारण ही देश में दूसरे चरण के SIR में उसे शामिल नहीं किया गया था। इधर नगर निकाय चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को होने की संभावना है और निर्वाचन की प्रक्रिया फरवरी महीने में पूरी करने की तैयारी में है राज्य निर्वाचन आयोग। धनबाद DC का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना, साइबर ठगी की कोशिश। उपायुक्त आदित्य रंजन के नाम और प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग करते हुए किसी अज्ञात साइबर अपराधी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया है। इस फर्जी अकाउंट के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों को मैसेज भेजकर ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त कार्यालय की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है ताकि साइबर अपराधी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने आमजनों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि यदि किसी अनधिकृत मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसों की मांग की जाती है, किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है अथवा संदिग्ध लिंक भेजा जाता है तो ऐसे संदेशों से तुरंत दूरी बनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करें और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें ताकि साइबर ठगी से सुरक्षित रहा जा सके। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान, हटाने के तुरंत बाद फिर लौट आते हैं अवैध कब्जा करने वाले। अब थानों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। राजधानी रांची में पिछले 2 महीनों से युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस दौरान राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के आसपास दर्जनों मकान तोड़े गए और अवैध कब्जा करने वालों को हटाया गया। वहीं प्रमुख सड़कों पर स्थित सरकारी जमीन पर से भी अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन राजधानी रांची के कई इलाके दोबारा अतिक्रमण के जद में आने लगे हैं। ये वैसे क्षेत्र हैं जिन्हें हाल में ही अतिक्रमण मुक्त किया गया था। राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को झटका लग रहा है। एक तरफ नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम संयुक्त रूप से दुकानें, ठेले, खोमचे और स्थायी निर्माण हटा रही हैं। वहीं अभियान के तुरंत बाद उसी जगह पर दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। रांची के मोरहाबादी, लालपुर, कोकर, मेन रोड, पहाड़ी मंदिर, बहु बाजार, स्टेशन रोड जैसे इलाकों में अतिक्रमण अभियान चलाकर सड़क को क्लीन कर दिया गया था। लेकिन 1 सप्ताह गुजरते ही दोबारा सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। पूरे मामले पर जब नगर निगम के अधिकारियों को संज्ञान
ध्यान दिलाया तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अतिक्रमण वाले इलाकों पर नजर रखने के लिए जॉइंट टीम गठित की गई है। साथ ही थाना प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। शहर के प्रत्येक थाना प्रभारी को नगर निगम के द्वारा पत्र लिखकर अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा उन्हें ये भी निर्देश दिया गया है कि वो उन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग भी करें। रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह भी खाली किए गए इलाके में फिर से अतिक्रमण होने पर गंभीर नजर आए। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाए गए स्थानों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष जॉइंट टीम बनाई गई है। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। शहर को ट्रैफिक जैम मुक्त और स्वच्छ बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। वहीं जागरूक लोगों का मानना है कि अतिक्रमण की जड़ में जागरूकता की कमी और सख्ती का अभाव है। अगर थाना प्रभारी और जॉइंट टीम सक्रिय रही तो रांची की सड़कें जल्द राहत की सांस लेंगी। ट्रैफिक एसपी ने नागरिकों से अपील है कि वे अवैध कब्जे न करें और प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें। कुख्यात मयंक सिंह और उसके गुर्गों के गुनाहों का हिसाब लेगी कई राज्यों की पुलिस। छत्तीसगढ़ से शुरुआत। अजरबैजान से प्रत्यर्पण के जरिए झारखंड लाए गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह अब छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों के राज खोलेगा। झारखंड पुलिस के बाद अब मयंक सिंह छत्तीसगढ़ पुलिस के कस्टडी में है, जिससे लगातार पूछताछ कर छत्तीसगढ़ में दर्ज मामलों की पड़ताल शुरू की गई है। झारखंड एटीएस की कस्टडी में रहे मयंक से अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने औपचारिक तौर पर पूछताछ शुरू कर दी है। उसे छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की जांच के लिए रिमांड पर लिया गया है। झारखंड एटीएस ने बीते साल अजरबैजान से मयंक सिंह को प्रत्यर्पित कर भारत लाया था। आरोप है कि लंबे समय तक विदेशी जमीन पर बैठकर वो न केवल रंगदारी और फायरिंग जैसे आपराधिक मामलों को ऑपरेट कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान से हथियार तस्करी और हवाला के जरिए फंडिंग के नेटवर्क को भी सक्रिय रूप से चला रहा था। एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में मयंक सिंह के खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकी, फायरिंग और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े करीब 45 से अधिक छोटे बड़े मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय तक विदेश में रहते हुए अपने गिरोह को रिमोट कंट्रोल से संचालित करता रहा। पूर्व में मयंक से पूछताछ के दौरान उसके नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और दूसरे राज्यों में सक्रिय गुर्गों से जुड़े कई अहम इनपुट मिले हैं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने यहां दर्ज मामलों की तफ्तीश तेज कर दी है और केस टू केस आधार पर उससे पूछताछ हो रही है। शुरुआती पूछताछ के दौरान मयंक सिंह ने पाकिस्तान से हथियार सप्लाई और हवाला के जरिए होने वाली फंडिंग के बड़े नेक्सस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि इनपुट के आधार पर पंजाब और राजस्थान पुलिस भी पाकिस्तान के हथियार नेटवर्क को खंगाल रही है और संबंधित कड़ियों को जोड़ने में लगी है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से ब्रिटिशकालीन अनुपयोगी रोपवे हटाई गई। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर स्थित ब्रिटिशकालीन अनुपयोगी रोपवे को बुधवार को हटा दिया गया। ये ढांचा बीते 30 से 40 वर्षों से बेकार पड़ा था और सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकता था। इस रोपवे का संचालन अंग्रेजी शासन के दौरान ब्रिटिश रोपवेज कंपनी द्वारा किया जाता था। इसका उपयोग बालू खनन क्षेत्र में सैंड फिलिंग के लिए किया जाता था। बाद में बीसीसीएल द्वारा भी कुछ समय तक इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन लंबे समय से ये पूरी तरह अनुपयोगी था। लौह सामग्री से बना ये जर्जर ढांचा झरिया सिंदरी व्यस्त मार्ग पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता था। डीसी ने हाल ही में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क किनारे स्थित सभी अनुपयोगी व खतरनाक संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था। डीसी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पुरानी व अनुपयोगी संरचनाओं की जीपीएस युक्त तस्वीरें लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। इस पर अमल करते हुए टीम ने फुसबंगला शालीमार के समीप मौजूद उक्त रोपवे की जानकारी प्रशासन को दी थी। इसके बाद जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीसी ने इस संरचना को तत्काल हटाने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में बुधवार को 2 क्रेन व स्थानीय पुलिस की सहायता से रोपवे को सुरक्षित हटाया गया। संरचना हटने के बाद झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर अब यातायात पहले से अधिक सुगम व सुरक्षित हो गया है। डीसी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और जिले भर में ऐसी अनुपयोगी व खतरनाक संरचनाओं को चिन्हित कर हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग का जानलेवा स्टंट, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क पर मौत का खेल चल रहा है। बाइकर्स गैंग का खतरनाक स्टंट 8 लेन सड़क पर देखने को मिल रहा है। कई युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेक और रेसिंग जैसे खतरनाक करतब करते हैं। शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस वाहन चेकिंग करती है, लेकिन उन्हें स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है।
तेतुलमारी थाना क्षेत्र से सरायढेला गोल बिल्डिंग तक आने जाने वाली 8 लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग की करतब कब किसके लिए आफत बन जाए ये कह पाना मुश्किल है। युवा वर्ग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट का मजा ले रहा है, लेकिन ये मजा उनकी जिंदगी के लिए सजा बन सकती है। वे अपाहिज हो सकते हैं, जान जा सकती है, दूसरे लोग भी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन इस बात की तनिक भी इन्हें चिंता नहीं है। कानून व्यवस्था की भी ये खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं और पुलिस को इनके स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है। लोगों की माने तो आए दिन कई युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेकिंग और रेसिंग जैसे खतरनाक स्टंट करते हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं रहते बल्कि बाइक पर पीछे लड़कियां भी स्टंट में सवार रहती हैं। स्टंट के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। सड़क के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोग स्टंट का लुत्फ भी उठाते हैं। वहीं सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन के चालक डर से रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। स्टंटबाजी को लेकर अधिवक्ता विनीत वत्स ने कहा कि प्रशासन को मामले को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। भीड़ के बीच स्टंटबाजी हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। बिना हेलमेट के चलने पर प्रशासन चालान कर देती है, लेकिन इस स्टंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं धनबाद ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने मामले को लेकर कहा कि घटना की जानकारी मुझे नहीं मिली है। वीडियो मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।